नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के एमटीए प्रोग्राम यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम के बारे में। इसके अलावा हम भारत की दो दिग्गज डिफेंस की कंपनीज के भी बारे में बात करेंगे जो कि भारत को फ्यूचर हब बनाने जा रही हैं एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का। पिछले कुछ दिनों में इन कंपनीज ने दुनिया की जो दिग्गज एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ कुछ करार, कुछ समझौते किए हैं, जिसके बाद हम आने वाले दिनों में भारत में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग किसी प्राइवेट फर्म द्वारा होते हुए देखेंगे, जिससे न सिर्फ भारत जो है इस तरह के एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा बल्कि भारत एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर भी यहाँ पर बन जाएगा। तो आज के इस सेशन में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय वायुसेना पिछले कुछ समय से एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। उसके जितने भी इक्विपमेंट हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, उनको या तो अपग्रेड किया जा रहा है या फिर उनको न्यू सिस्टम्स के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना अपने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि मेनली AN-32 है उसको रिप्लेस करने जा रही है। यहाँ पर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मतलब है ऐसे एयरक्राफ्ट जिनकी कार्गो कैरिंग कैपेसिटी 18 से 30 टन के बीच में है। सो यहाँ पर AN-32 को भारतीय वायुसेना ने 1984 में अपने बेड़े में इंडक्ट किया था और तब से लेके अब तक लगभग 300 से ज़्यादा AN-32 को हम यूज़ कर चुके हैं। अभी भी एक्टिवली 103 AN-32 भारतीय वायुसेना में कार्य कर रहे हैं, बट भारतीय वायुसेना 2031 तक इन सभी AN-32 को रिप्लेस करना चाहती है विद मॉडर्न एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पर इसी बीच में भारतीय वायुसेना ने AN-32 की कुछ यूनिट्स को अपग्रेड भी किया है, बट फिर भी इस एयरक्राफ्ट को धीरे धीरे यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा नए एयरक्राफ्ट के साथ। और इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसके तहत आने वाले लगभग 5 से 6 सालों में भारतीय वायुसेना लगभग ऐसे 40 से लेकर के 80 एयरक्राफ्ट को अपने बेड़े में शामिल करने जा रही है, जिसके लिए भारतीय वायुसेना ने रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ रेज किया है बहुत सारी कंपनी से यहाँ पर इस एयरक्राफ्ट के प्राइस को लेकर के, इसके टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की संभावनाओं को लेकर के और साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट को भारत में ही बनाए जाने की संभावनाओं को लेकर के यहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगी गई है। भारतीय वायुसेना का फोकस यहाँ पर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर ज्यादा है, जिसके तहत भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि फ्यूचर में इस तरह के एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के हमें किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े, इस तरह के एयरक्राफ्ट हमारे भारत में ही बनाए जाएं। दोस्तों वैसे तो भारतीय वायुसेना ने यहाँ 2012 से ही इस तरह के एयरक्राफ्ट के प्रोक्योरमेंट के लिए यहाँ पर वर्क शुरू कर दिया था और 2012 में भारत और रशिया के बीच में यहाँ पर एक पैक्ट साइन होता है, जिसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक जॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होना था, जिसमें दोनों देश मिलकर के इस तरह के एयरक्राफ्ट को यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले थे। इस प्रोग्राम के तहत भारत 45 एयरक्राफ्ट बाय करने वाला था और रशिया लगभग इस प्रोग्राम से 100 ऐसे एयरक्राफ्ट बाय करने वाला था, बट ये प्रोग्राम 2016 में इस समझौते को रद्द कर दिया जाता है, जिसका मेन कारण था इन दोनों देशों का इंजन को लेकर के और डिज़ाइन को लेकर के आम सहमति दोनों देशों के बीच में नहीं बन पाई, जिसके बाद इस प्रोग्राम को रद्द कर दिया गया। इसी बीच भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर अपने एक और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो था एवरो हॉकर सिडले HS-748 जो कि एक ब्रिटिश ओरिजिन का ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट था, उसको यहाँ पर रिप्लेस करने के लिए एक बिडिंग प्रोसेस शुरू किया। इस बिडिंग प्रोसेस में टाटा और एयरबस ने यहाँ पर अपना बिड दिया और यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट उन्होंने प्रेजेंट किया वो C-295 एयरक्राफ्ट था, जो कि एक 5 से 10 टन की कार्गो कैपेसिटी का एक एयरक्राफ्ट है। इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 1935 करोड़ रुपए और इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 56 ऐसे एयरक्राफ्ट यहाँ पर खरीदे जाने थे। यहाँ पर टाटा और एयरबस ने इस प्रोजेक्ट को, इस बिडिंग प्रोसेस को जीता और 2015 में उनको गो हेड देने के बावजूद इस प्रोजेक्ट को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। इसके बाद आता है 2020 जब भारत और चाइना के बीच में गलवान में क्लैश हो जाता है और दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सामने आ जाती है। अब यहाँ पर बहुत लार्ज स्केल पे ट्रूप्स का मूवमेंट किया जाता है। लद्दाख रीजन में लगभग 68,000 से ज्यादा ट्रूप्स को भेजा जाता है। इसके अलावा 300 कॉम्बैट व्हीकल और 90 से ज्यादा टैंक्स को लद्दाख रीजन में डिप्लॉय किया जाता है। अब इतनी बड़े मूवमेंट में जब ट्रूप्स का जो है डिप्लॉयमेंट किया जाता है तो वहां पर इस तरह के एयरक्राफ्ट, स्पेशली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा
महसूस होनी शुरू होती है। इसीलिए 2021 सितंबर में भारत जो है यहाँ पर इस तरह के 56 एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए टाटा और एयरबस के साथ यहाँ पर फाइनल एग्रीमेंट साइन कर देता है। इसके तहत भारतीय वायुसेना को लगभग 56 ऐसे एयरक्राफ्ट 2031 तक डिलीवर किए जाने थे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 56 एयरक्राफ्ट में से 16 एयरक्राफ्ट एयरबस की स्पेन की जो फैसिलिटी है वहां पर बनाए जाने थे, जिनकी डिलीवरी 2024 से 2025 के बीच में की जानी थी, और उसकी रिसेंट एक एयरक्राफ्ट की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को हो भी चुकी है। इसके अलावा 2026 से लेकर के 2031 के पीरियड में लगभग 40 एयरक्राफ्ट को यहां पर भारत में ही बनाया जाना है, जिसके लिए एक पूरी न्यू फैसिलिटी को वडोदरा में क्रिएट किया गया है। इसके अलावा 13,000 से ज्यादा पार्ट्स यहां पर बनाए जाएंगे और लगभग 4,600 सब असेंबलीज भी यहां पर क्रिएट की जाएंगी। तो बहुत मैसिव स्ट्रक्चर यहां पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्रिएट किया जाना है। अभी पहला मौका होगा जब कोई प्राइवेट फर्म इस तरह की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग पहली बार भारत में करने जा रही है। इससे पहले HAL किया करती थी, बट HAL एक गवर्नमेंट एंटिटी है, सो टाटा वो पहली प्राइवेट फर्म होने जा रही है जो इस तरह की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू करने जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें C295 एयरक्राफ्ट की, तो ये एयरक्राफ्ट 5 से लेकर के 10 टन की कार्गो कैपेसिटी वाला एयरक्राफ्ट है, जिसकी मैक्सिमम एंड्योरेंस 11 आवर्स की है। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड लगभग 482 किलोमीटर पर आवर की है। इसकी अगर मैक्सिमम सर्विस सीलिंग की बात की जाए तो वो लगभग 7 किलोमीटर की है। इसकी रेंज लगभग 1351 किलोमीटर की है, और इसकी अगर पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो वो लगभग 71 है, यानी कि ये 71 पैसेंजर्स को एक साथ ले जा सकता है। इसके अलावा ये किसी भी तरह के सरफेस के ऊपर लैंड करने की कैपेबिलिटी रखता है, चाहे वो पेव्ड वे हो या अनपेव्ड वे हो, हार्ड मड हो या फिर ग्रेवल वाला सरफेस हो। सो हर तरह के सरफेस पे ये इजीली लैंड की कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर रेडार वार्नर, रेडार जामर जो है वो भी दिए गए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लड़ने के लिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स भी हैं। इसके अलावा थ्रेट्स को आइडेंटिफाई और जैम करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। अगर बात की जाए इसके मिशंस की, तो ये कई तरह के मिशंस को कैरिड आउट करने की कैपेबिलिटी रखता है, जैसे कि फायर फाइटिंग मिशंस हो गए, वीवीआईपी ट्रांसपोर्ट हो गया, पर्सनल या इक्विपमेंट को कैरिंग करने के मिशंस हो गए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से रिलेटेड मिशंस हो गए, सिग्नल इंटेलिजेंस हो गए, रिकॉन्सेंस मिशंस हो गए, सर्विलेंस मिशंस हो गए, मेरीन टाइम पेट्रोल मिशंस हो गए, या फिर क्लोज कॉन्टैक्ट एयर सपोर्ट्स के मिशंस हो गए। तो जितने भी तरह के एयर से रिलेटेड मिशंस हैं वो सब कैरी आउट करने की कैपेबिलिटी ये एयरक्राफ्ट रखता है। सो इस तरह से एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा रिलायबल और काफी ज्यादा वर्सेटाइल एयरक्राफ्ट है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की काफी सारी नीड्स को पूरा करता है। अब हम आते हैं अपने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पर। देखिए इस रेस में इस समय 3 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें पहला है ब्राजील की एम्ब्रेयर कंपनी का C390 मिलेनियम। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन का C130J सुपर हरकुलिस, और एयरबस का भी यहाँ पर एक एयरक्राफ्ट है जो कि है A400M। ये तीनों ही एयरक्राफ्ट अपनी कैटेगरी में इस समय बेस्ट एयरक्राफ्ट्स हैं। सो अगर बात करें लॉकहीड मार्टिन के C130J सुपर हरकुलिस की, तो ये विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में ऑलरेडी शामिल है। लगभग ऐसे 12 विमानों को इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी ऑपरेट करती है। ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है। पिछले कुछ दिनों में जब बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं, जैसे कि गलवान में ट्रूप्स का मूवमेंट हुआ, वहाँ पर एक्सटेंसिवली इंडियन एयरफोर्स ने इसको यूज़ किया। बट इसकी जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो लगभग 20 टन के आसपास है, और भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट है अभी यहाँ पर वो 18 से 30 टन के एयरक्राफ्ट को यहां पर भारतीय वायुसेना ढूंढ रही है। इसके बाद अगर बात करें हम एयरबस के A400M की, तो इसकी जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो 37 टन तक है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को बहुत सफिशिएंटली यहां पर पूरा करता है। बट ये एयरक्राफ्ट एज कंपेयर टू बाकी एयरक्राफ्ट के काफी महंगा है। अब आ जाते हैं अपने तीसरे एयरक्राफ्ट, यानी कि ब्राजील की एम्ब्रेयर कंपनी के C390 मिलेनियम कार्गो एयरक्राफ्ट पे। देखिए ये एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट है, और दुनिया की बहुत सारी देशों की जो फोर्सेस हैं वो इसको अपने वायुसेना में इस्तेमाल करती हैं। ब्राज़ील के अलावा इसको इस्तेमाल करने वालों में पुर्तगाल का नाम आता है, ऑस्ट्रिया का नाम आता है, नीदरलैंड ने इसको अपनी फोर्स में इंक्लूड किया है। इसके अलावा रिसेंटली साउथ कोरिया ने भी इसको अपनी वायुसेना में इंक्लूड किया है। तो ये एयरक्राफ्ट की जो मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो लगभग 26 टन की है। हालांकि भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट है MTA प्रोग्राम को लेकर के वो 18 से 30 टन की है, जिसकी ये कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट पूरी करता है। इस एयरक्राफ्ट का जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो लॉकहीड मार्टिन के C130J सुपर हरकुलिस से है, और इसकी जो कॉस्ट है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। इसके अलावा जो इसकी स्पीड है वो भी उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा मिशंस को कैरी आउट करने की कैपेबिलिटी रखता है। अगर बात करें सर्विस सीलिंग की, तो इस एयरक्राफ्ट की सर्विस सीलिंग लगभग 36,000 फीट की है,
तो सुपर हरक्यूलिस की सर्विस सीलिंग लगभग 28,000 फीट की है। रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज सुपर हरक्यूलिस के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम है। इसकी जो रेंज है वो लगभग 1750 माइल्स की है, वहीं पर जो सुपर हरक्यूलिस है उसकी रेंज लगभग 2100 माइल्स की है। हालांकि इस कैपेबिलिटी गैप को फुलफिल करने के लिए इस एयरक्राफ्ट के अंदर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग का सिस्टम जो है वो दिया गया है। हालांकि जो सुपर हरक्यूलिस है उसमें भी है, बट उसके बहुत कुछ वेरिएंट्स के अंदर है, सभी वेरिएंट्स के अंदर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग वहां पर नहीं है। और अगर एम्बरर कंपनी के क्लेम्स पर जाया जाए तो एम्बरर कंपनियां ये क्लेम करती हैं कि इस एयरक्राफ्ट की जो 6 यूनिट्स हैं वो लगभग 500 टन का कार्गो और 1000 पैसेंजर्स को 2500 किलोमीटर के डिस्टेंस में लेस देन 2 आवर्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं, जो कि एक बहुत इंप्रेसिव ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी है। और अगर भारतीय वायुसेना इस एयरक्राफ्ट को चूज करती है तो लद्दाख जैसे इंसिडेंट जैसे लद्दाख में हुआ था, तो उस समय में ट्रूप्स को डिप्लॉय करने में जो हमारा टाइमिंग है वो सिग्निफिकेंटली यहां पर कम हो सकता है। इसी एयरक्राफ्ट की कंपनी यानी कि एम्बरर ने यहां पर भारत की महिंद्रा के साथ अभी एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत अगर इंडियन एयरफोर्स इन विमानों को अपने मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरह बाय करती है तो यहां पर एम्बरर कंपनी भारत में ही इन विमानों को महिंद्रा के साथ मिलकर के जॉइंटली यहां पर ही इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेगी। और ये मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं रहेगी, यानी कि आने वाले टाइम में इंडिया की जो यूनिट है जहां से इन एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा वो एयरक्राफ्ट बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। तो कह सकते हैं कि भारत में इन एयरक्राफ्ट को मास स्केल पे प्रोड्यूस करने की जो प्लान है वो एम्बरर यहां पर उन्होंने बनाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ महिंद्रा। हालांकि भारतीय वायुसेना ने अभी किसी भी एयरक्राफ्ट को यहां पर फाइनलाइज नहीं किया है, बट डिफेंस से जुड़े हुए लोग एक्सपर्ट्स ये मान करके चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है ये एयरक्राफ्ट को फाइनली हरी झंडी इंडियन एयरफोर्स दिखा दे, जिसका बड़ा कारण है इस एयरक्राफ्ट की स्पीड और लोड कैरिंग कैपेसिटी। अगर बात करें सुपर हरक्यूलिस C-130J की, तो उसकी स्पीड और उसकी जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो इस एयरक्राफ्ट से काफ़ी कम है। और एयरबस की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो इस एयरक्राफ्ट से थोड़ी सी ज़्यादा है, बट इसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है और इसका जो प्राइस है पर यूनिट वो इन दोनों के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो इसी वजह से, और वन मोर थिंग जो कि एयर टू एयर रिफ्यूलिंग वाला सिस्टम इसके साथ अटैच किया गया, जिसकी वजह से इसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन्हीं सब वजहों से ये एयरक्राफ्ट जो है वो इस रेस में काफ़ी आगे बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो महिंद्रा और एम्बरर के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है वो आने वाले टाइम में भारत के अंदर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में एक माइलस्टोन साबित हो सकता है, क्योंकि ये पहला मौका होगा जब इतना बड़ा एयरक्राफ्ट जो है वो भारत में बनाया जाएगा। अभी टाटा बना रही है, बट वो एक 5 to 10 टन की कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और ये लगभग 15 to 30 टन की कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। तो ये एयरक्राफ्ट उसकी कंपेरिजन में थोड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट है। तो इस तरह के एयरक्राफ्ट को, इस तरह के कार्गो एयरक्राफ्ट को बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पर हम इंडिजिनियस लेवल पर यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। और जो हमारी कंपनीज हैं उनको भी यहाँ पर नया एक्सपोजर मिलेगा, उनको नई टेक्नोलॉजी, नया एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा, जो अब तक सिर्फ हेल के पास था, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के पास। वो एक्सपीरियंस अब यहाँ पर हमारी प्राइवेट फर्म्स को भी मिलने जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हो सकता है ये जो कंपनीज हैं वो अपने एयरक्राफ्ट को भी मैन्युफैक्चरिंग करे, अपने एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करे, उसको मैन्युफैक्चर करे। तो हो सकता है भारत आने वाले टाइम में बहुत जल्द जो हमारे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फील्ड है उसके अंदर यहाँ पर हम पूरी तरह सेल्फ रिलायंट हो जाएं। और आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम के तहत ये चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं और आने वाले टाइम में हमारा खुद का बनाया हुआ जो एयरक्राफ्ट है वो हम खुद भी यूज़ करें और दुनिया को भी इसको एक्सपोर्ट करें। तो ये चीज़ हमारी भारतीय वायुसेना इस समय देख करके चल रही है। सो एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भारत का जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के अंदर फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। भारत आने वाले समय में खुद सेल्फ रिलायंट बनने जा रहा है। बहुत सारी फर्म्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं आने वाले टाइम में इस फील्ड में आपको ग्रो करते हुए नज़र आने वाले हैं। भारत के लिए न सिर्फ वो भारत की रिक्वायरमेंट्स के लिए एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं, बल्कि भारत को यहाँ पर एक ग्लोबल हब भी बनाने वाले हैं वो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में। सो इस सेशन को आज हम यहीं एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।